नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार, टीचर्स फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं गणित पेडागॉजी, गणित शिक्षा शास्त्र की गणित शिक्षण विधियों की बात करें। आज हम जो आपके 10 महत्वपूर्ण गणित शिक्षण विधियाँ हैं, चाहे आपकी हम आगमन विधि की बात करें, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि, समस्या समाधान, प्रयोजन विधि, व्याख्यान विधि, विचार विमर्श विधि, सारी ये 10 विधियां जो महत्वपूर्ण है। और आपको पता है ये 10 विधियों से 5 से लेकर 8 नंबर प्रत्येक जो है सीटेट एग्जाम में, अदर स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 5 से अधिक नंबर पक्का करेंगे। और उन वहाँ पे देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं साथियों, क्वेश्चन टू आंसर करते हैं, लेकिन ऐसा एग्जाम में कभी कभी 1-2 प्रश्न आते हैं, बाकी क्वेश्चन टू आंसर नहीं आता है। इसलिए आज हम जो गणित शिक्षण विधियों के 10 प्रश्न करेंगे, कंसेप्ट वाइज करेंगे, डिटेल के साथ जानेंगे, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जहाँ से प्रश्न क्रिएट किए जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। बाकी अदर क्लासेज यहाँ पे चल रही है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। और आइए बात करते हैं हम इंडक्टिव मेथड अर्थात आगमन विधि की। पहले बात करेंगे आगमन विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन, नियम निकाले जाते हैं। ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। और इसमें शिक्षक छात्रों के अध्ययन को जो है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर एवं विशिष्ट से सामान्य की ओर करवाते हैं। तो अक्सर पूछा जाता है शिक्षक जो है छात्रों को अध्ययन जो आगमन विधि में या इंडक्टिव मेथड में किस शिक्षण सूत्र पर होता है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल मतलब बड़ा होता है, ठीक है, बड़े से छोटे की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर करवाते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके आगमन विधि। और अक्सर पूछा जाता है आगमन विधि के प्रयुक्त जो चरण होते हैं, स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि के जो चरण होते हैं, पहला होता है सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर होता है। तो आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उस उदाहरण को फिर निरीक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। फिर इसके बाद उस उदाहरण के बाद एक फिर नियम बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सामान्यीकरण कहते हैं, जनरलाइजेशन की, ठीक है, जनरलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, सामान्यीकरण। इसके बाद उस समान नियम का परीक्षण करके उसका सत्यापन किया जाता है, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन किया जाता है। तो ये थे आपके आगमन विधि के जो चरण होते हैं। इसके बाद आगमन विधि के गुण पूछे जाते हैं। तो आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है, जिससे बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों से समान नियम निकाले जाते हैं, जिससे क्या होता है, बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी होता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम स्थायी रहता है, यह किस विधि का गुण है, तो आगमन विधि का गुण है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बालक स्वयं ही समस्या का निवारण अपने विश्लेषण से प्राप्त करते हैं, जिसका उनका अधिगम स्थायी रहता है। अगला व्यवहारिक और जीवन में यह लाभप्रद विधि कहलाती है। व्यवहारिक और जीवन में कौन लाभप्रद विधि, आपके आगमन विधि है। अब गुण के बाद आपको पता है कमी भी होती है, तो आगमन विधि के दोष क्या है, तो आगमन विधि में, ठीक है, दोष यह कि समय इसमें अधिक लगता है, अधिक परिश्रमी और सूझ की इसमें आवश्यकता होती है। एक तरह से अपूर्ण विधि कह सकते हैं, क्योंकि खोजे गए नियमों और तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की जरूरत होती है। बालक यदि किसी अशुद्ध नियम की प्राप्ति कर ले, तो उसे सत्य को प्राप्त करने में अधिक श्रम और समय की ज़रूरत होती है। तो बहुत कह सकते हैं अत्यधिक समय है इसमें लगता है आपके आगमन विधि में, ये प्रमुख दोष होता है। और इसमें अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता होती है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है। इसके बाद दूसरी विधि है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड की बात करेंगे। इस विधि में पहले से स्थापित नियमों और सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक जो है छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आप निगमन विधि में क्या करते हैं, पहले से स्थापित नियम व सूत्रों का प्रयोग करके जो है छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। इसका जो शिक्षण सूत्र होता है निगमन विधि का, नियम से उदाहरण की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सूक्ष्म से स्थूल होता है। उसमें क्या था, ठीक है, और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। जी हाँ, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर भी शिक्षण सूत्र आपके निगमन डिडक्टिव मेथड की बात करेंगे। निगमन विधि की गुण की बात कर लेते हैं दोस्तों।
निगमन विधि सरल एक एवं सुविधाजनक विधि है। निगमन विधि स्मरण शक्ति के विकास में सहायक होती है। निगमन विधि संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है और निगमन विधि में बालक तेजी से सीखता है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, बालक किस विधि से तेजी से सीखता है तो वह आपकी निगमन विधि है। आपके प्रॉपर्टीज ऑफ डिडक्टिव मेथड की बात करेंगे, 4 महत्वपूर्ण है आपके, और दोष भी जान लेते हैं। निगमन विधि के दोष हैं आपके। डिडक्टिव मेथड की बात करें, इसमें रटने की शक्ति पर बल देती। जी हाँ, एक प्रमुख दोष है निगमन विधि में, या ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि रटने की शक्ति पर बल दी जाती है किस विधि पर? निगमन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि आगमन विधि दोनों, या कोई और अन्य विधियों के बारे में दे दिया जा सकता है। तो निगमन विधि रटने की शक्ति पर बल देता है, एक प्रमुख इसका दोष है। और रटा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं रह पाता है, आप सभी लोग जानते हैं। जो समझ कर ज्ञान होता है वह हमेशा स्थायी होता है, जीवन पर्यंत याद रहता है। निजी विश्लेषण क्षमता का प्रयोग न करने के कारण मानसिक विकास, कल्पना शक्ति का विकास इसमें बाधित होता है। और चौथा है इसमें कि छोटी कक्षाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त विधि है। तो निगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए आपकी अनुपयुक्त होती है, या कह सकते हैं उपयुक्त नहीं होती है। इसके बाद तीसरी विधि आती है विश्लेषण विधि। जी हाँ, एनालिटिक मेथड की बात करेंगे। किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण नाम दिया जाता है। विश्लेषण विधि जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। इसका प्रयोग रेखागणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है। जैसे पाइथागोरस का प्रमेय क्या सूत्र होता है? कर्ण का वर्ग बराबर, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है। तो हम बात करेंगे विश्लेषण विधि में, इसमें क्या होता है? प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरस का प्रमेय। इसके बाद देखिए आगमन, निगमन, विश्लेषण और संश्लेषण के बाद आपकी आती है विश्लेषण विधि। विश्लेषण के बाद संश्लेषण की बात करेंगे, लेकिन विश्लेषण विधि के गुण भी पूछे जाते हैं। देखिए 4 महत्वपूर्ण विधियां जो अक्सर पूछे जाते हैं प्रत्येक टीटी एग्जाम में, सीटेट पेटर की बात करेंगे, ठीक है। आगमन, निगमन, विश्लेषण और संश्लेषण, इनको ध्यानपूर्वक थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। देखिए विश्लेषण विधि की गुण है कि विश्लेषण विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालक में जिज्ञासा उत्पन्न कर उनमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। अब यहीं से प्रश्न क्रिएट होते हैं और इन्हीं प्रश्नों को हम क्या कह देते हैं कि इस बार थोड़ा क्वेश्चन थे मॉडरेट आए थे। हम लोग डिटेल के साथ पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, क्वेश्चन टू आंसर करते रहते हैं। तो क्वेश्चन टू आंसर आपको ये नहीं कि A to Z आ जाएगा, क्वेश्चन टू आंसर करने से ये पता चलता है किस टाइप के लेवल के प्रश्न आते हैं, ठीक है। एक अभ्यास होता है, प्रैक्टिस मिलता है। दूसरा गुण है कि स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। अब ये प्रश्न आता है कि कौन सी विधि में है जो बालकों में स्वयं समस्या समाधान करने की प्रेरित किया जाता है, स्वयं जो है हल खोजने पर बल देती है, वह आपकी विश्लेषण विधि है, ठीक है। विश्लेषण विधि में अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास होता है और इसमें स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें समस्या समाधान करने के लिए बल दिया जाता है बच्चों पर ही, खोजने जो हल उसका खोजने पर भी बच्चों पर बल दिया जाता है, इसलिए स्थायी ज्ञान इसमें उत्पन्न होता है। विश्लेषण विधि के दोष है, प्रमुख दोष यह है कि विश्लेषण विधि में समय जो है अधिक समय लेने वाली विधि कहलाती है। कुशल अध्यापन की जरूरत नहीं होती है, अधिक तर्क शक्ति, सूझ शक्ति की जरूरत होती है। छोटी कक्षा के बालकों के लिए भी यह अनुपयोगी मानी गई। तो विश्लेषण विधि आपकी छोटी कक्षा के बालकों के लिए नहीं मानी गई है। चौथी महत्वपूर्ण है आपका सिंथेसिस मेथड की बात करेंगे, संश्लेषण विधि की बात करेंगे। संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना, अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। संश्लेषण मतलब मान लीजिए कई हमारे 5 उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियों को इकट्ठा कर लिया जाए एक तरफ तो मुट्ठी बन जाती है। तो मुट्ठी क्या हो गई? संश्लेषण हो गया, मतलब अनेक को एक कर देना, ठीक है। 5 भाग थे, 5 उंगलियां, तो उनको एक कर दिया गया। तो संश्लेषण का अर्थ आपने समझ लिया। इसके बारे में जान लेते हैं कि देखिए हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णमाला पहले कराया जाता है क्योंकि वर्णमाला बनेगा, जैसे ये शब्द लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ सिखाकर, तो जब आपसे बच्चों से वर्णमाला बनेगा तो ये बच्चा जोड़ जोड़ कर फिर वाक्य शब्द पढ़ेंगे, और जब शब्द बनने लगता है तो बच्चे वाक्य पढ़ने लगते हैं। तो यही यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तथा तब जो है शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। ये किस विधि की बात करेंगे? संश्लेषण विधि की बात करेंगे। संश्लेषण विधि की गुण की बात कर लेते हैं। संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है, अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम की प्राप्ति की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आर का स्क्वायर कर दीजिए, पाई का मान 22/7 होता है कि नहीं होता है।
तो 22/7 और 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 81 होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा उदाहरण होगा संश्लेषण विधि का। इसी प्रकार सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है। समस्या का समाधान तीव्रता से इसमें संभव होता है, स्मरण शक्ति के विकास में सहयोग करती है और ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान जो है आपके संश्लेषण विधि से ही किया जाता है। संश्लेषण विधि के जो दोष हैं कि रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है। जी हाँ, जो संश्लेषण विधि है इसको रटने की प्रवृत्ति पर जोर दिया जाता है, जिससे अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका भी नहीं मिल पाता है। इसमें नवीन ज्ञान, तार्किक क्षमता, चिंतन रहित विधि है, अर्थात इसके विकास में जो है इनके विकास में सहयोगी नहीं करती है। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। जी हाँ, जो आपकी यह विधि है संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि में जो भी अर्जित ज्ञान होता है वह अस्थायी होता है। जब तक सूत्र याद है तभी तक समस्या का हल निकाला जा सकता है, सूत्र नहीं याद है तो फिर आप नहीं निकाल सकते, इसलिए कहते हैं और इसमें जो अर्जित ज्ञान है वह स्थायी है। छोटे बालकों में चिंतन शक्ति का इसमें कमी होती है। प्रश्न आ सकता है कि छोटे बालकों में चिंतन शक्ति कमी होती है, यह किसका जो है दोष है, संश्लेषण विधि का दोष है। पांचवी विधि आपकी प्रयोगशाला विधि। जी हाँ साथियों, लैब या लेबोरेटरी मेथड की बात करेंगे। प्रयोगशाला विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है, जिससे हम समस्याओं को यांत्रिक तरीके से हल करते हैं। तो प्रयोगशाला में किस प्रकार से हम समस्याओं को हल करते हैं, यांत्रिक तरीकों से हल करते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना। प्रयोगशाला विधि के गुण क्या है, ये रुचिकर विधि होती है, स्थायी अधिगम का स्रोत होता है, तर्क क्षमता का, निगमन क्षमता का विकास होता है और रचनात्मकता का विकास होता है। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसका जो प्रमुख दोष है खर्चीली विधि है, क्योंकि प्रयोगशाला है उसके लिए प्रयोगशाला चाहिए, लैब चाहिए, तो ये खर्चीली विधि हो जाती है। कम संख्या वाली कक्षा के लिए उपयोगी नहीं लाई जा सकती, क्योंकि ये ग्रुप में होता है। छोटे उम्र के बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाती है, क्योंकि लैब की बात करेंगे छोटे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अगली विधि आपकी अनुसंधान विधि की बात करेंगे, ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करेंगे। काफ़ी बार पूछा जाता है ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ह्यूरिस्टिक विधि की बात करेंगे तो बोधपूर्वक किए गए प्रश्न से तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्मग्राही तथा विवेच विधि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना ही अनुसंधान विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि की बात करते हैं, ये छठी विधि है। सातवीं विधि की बात करते हैं, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कभी कभी पूछ लिया जाता है। किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीकों से किसी समान विधि या तदर्श विधि का प्रयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत लर्निंग बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम के अंतर्गत जो है जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों को हल निकालना संभव होता है। यह कहलाती समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अगली आपकी प्रोजेक्ट मेथड। यहाँ इससे भी रिपीट होते हैं प्रश्न, आपके शिक्षक एग्जाम पर पूछे जाते हैं, टीटी एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड की बात करें, इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है तथा उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है। तो प्रयोजन विधि में क्या होता है, प्रोजेक्ट विधि में, इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र बालक बालिका जो है स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं और उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके उनकी समस्या का हल खोजते हैं। इस विधि में समस्या का हल खोजने के लिए प्रयोजन जो है पूर्ण कार्य किए जाते हैं, प्रयोजन जो है पूर्ण कार्य किए जाते हैं। नौवीं आपकी व्याख्यान विधि की बात करेंगे, लेक्चर मेथड की बात करेंगे। व्याख्यान विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। प्रश्न आ सकता है कि सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, व्याख्यान विधि है। लेक्चर मेथड की बात करेंगे। व्याख्यान विधि एक कुशल अध्यापक अपने व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा या एक समूह को उनकी समस्या के समाधान के विषय जो है परिचित कराता है। 10वीं और अंतिम विधि आपकी कहलाती विचार विमर्श विधि, डिस्कशन मेथड। यहाँ साथियों, इस विधि में विचार विमर्श विधि में बालक व अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव व ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो हमने किसकी बात करें, विचार विमर्श की विधि की बात करें, व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड की बात किया हमने प्रयोजन विधि प्रोजेक्ट मेथड की बात किया, समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात किया, अनुसंधान विधि ह्यूरिस्टिक मेथड की बात कर लिया। इसके साथ ही देखिए ये जो 5 विधियां हैं, एक हो गई आपकी प्रयोगशाला विधि,
ठीक है। एक हो गई आपकी संश्लेषण विधि, इसके बाद आता है विश्लेषण विधि, विश्लेषण के बाद आता है निगमन और आगमन। ये जो 5 विधियां हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हमने इनको पूरा गुण दोष सहित आपको बताया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 5 विधियां बिल्कुल A to Z पढ़ लीजिएगा जैसे हमने आपको बताया है। और इससे रिलेटेड अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं, MCQs करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बताइए। तो इससे रिलेटेड जो गणित शिक्षण की विधियां हैं, सभी विधियों से रिलेटेड हम प्रश्न MCQs लेकर आएंगे। लेकिन ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, प्रिपरेशन की बात करें, ठीक है, सिलेक्शन की तैयारी करें, अगर 120 प्लस का स्कोर करना है तो इस तरह से तैयारी आपको करना पड़ेगा। A to Z क्वेश्चन के अलावा भी हमें कंसेप्ट मेथड पढ़ना पड़ेगा। आई होप आप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए मिलते हैं आपके जल्दी क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।